जय गुरुदेव बच्चों। आइए आज हम आपको पाठ 11 तूफानों की ओर का अभ्यासकार सॉल्व करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले है, आज सिंधु ने क्या उगला है। कविता के अनुसार आज सिंधु ने विष उगला है। आप विष पर टिक करेंगे। तूफान को किसका प्रतीक माना गया है। यौवन का, ज्वार का, लहरों का, विकट परिस्थितियों का। तो कविता के अनुसार होगा विकट परिस्थितियों का। यह कविता हमें क्या संदेश देती है। संघर्षरत रहकर लक्ष्य प्राप्ति का। सबसे सही यही है, संघर्षरत रहकर लक्ष्य प्राप्ति का। आप इस पर टिक करेंगे और फिर एक पंक्ति में उत्तर देना है। एक पंक्ति में उत्तर देखिए, नाव को किस ओर घुमाने की बात कही गई है। तो नाव को तूफानों की ओर घुमाने की बात कही गई है। कवि के हृदय और सिंधु में आज क्या समानता है। कवि के हृदय और सिंधु में आज ज्वार उठ रहा है। दोनों के हृदय में यही समानता है कि जिस प्रकार से सिंधु में ज्वार उठ रहा है, उसी प्रकार से कवि के हृदय में भी ज्वार उठ रहा है। मानव को मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया है। मानव को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव के शरीर नश्वर होती है। निरंतर पतवार चलाते माझी का हाथ कब रुकता है। निरंतर पतवार चलाते माझी का हाथ तब रुकता है जब उसका सांसों का स्पंदन रुक जाता है, नहीं तो वह निरंतर चलाता ही रहता है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक छांटकर लिखिए। तो आपको पहले क्रिया विशेषण और संबंध बोधक समझना पड़ेगा। अब देखिए, जब शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होता है। जब शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होता है। और जब संज्ञा या सर्वनाम के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं तब संबंध बोधक होता है। वही शब्द, एक ही शब्द जब क्रिया की विशेषता बतलाएंगे तब वह क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और जब वही शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं तब संबंध बोधक कहे जाते हैं। संबंध बोधक के साथ के, की, से आदि जुड़ते हैं और क्रिया विशेषण के साथ ऐसा नहीं होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्रिया विशेषण है और कौन सा संबंध बोधक है। तो मीना नीचे बैठी थी। अब यहाँ पर क्रिया में कोई भी के, की, से आदि नहीं लगा है और ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। नीचे, मीना नीचे बैठी थी, तो नीचे जो है क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। वह अपनी नानी के यहाँ गई है। यह अब संज्ञा और सर्वनाम की संबंध बता रहा है कि वह अपनी नानी के यहाँ गई थी। सर्वनाम और संज्ञा की को संबंध को बता रहा है और साथ में के भी लगा है, इसलिए यह संबंध बोधक है। फिर है, पेड़ के ऊपर एक बिल्ली थी। यह भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। तो और के भी दर्शा रहा है के ऊपर, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक है। बच्चों हमारे सामने आओ। अब यहाँ पर संबंध बोधक नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। वह ऊपर सो रहा है, यह भी क्रिया विशेषण है। तुम यहाँ रहते हो, यह भी क्रिया विशेषण है। अब कह रहा है, मानवीयकरण अलंकार के 3 उदाहरण लिखिए। तो पहले आप समझ लीजिए मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। अपने चमत्कारिक प्रभाव से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। जब शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अलंकार कहते हैं, भाव के द्वारा या शब्द के द्वारा।
दोनों के द्वारा जब चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न होता है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, तो उसे अलंकार कहते हैं। और जहाँ प्रकृति और निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान कार्य एवं व्यवहार करते दिखलाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो अब ये कह रहे हैं मानवीकरण अलंकार के 3 उदाहरण दीजिए। अब आपकी कविता में जैसे है यहाँ सिंधु, आज सिंधु ने विष उगला है, तो सिंधु को मनुष्य की भांति दिखलाया गया है, मनुष्य के व्यवहार करते हुए दिखलाया गया है, मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखलाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब इसके उदाहरण और हैं, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब यहाँ पर फूल को भी और कलियों को भी मनुष्य की भांति हंसते हुए और मुस्कुराते हुए दिखलाया गया है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठनके। अब यहाँ पर मेघ को मनुष्य की भांति दिखलाया गया है कि बड़े बन ठन के आए, बहुत सज संवर के आए, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में। अब मेघ को ही कहा जा रहा है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, अर्थात जिस प्रकार से कोई पाहुन कहते हैं मेहमान को, जिस प्रकार से कोई गांव में शहर का जब मेहमान पहुंचता है तो उसको देखने के लिए लोग आतुर होकर देखते हैं, उसी प्रकार से बादल को कहा गया है कि बादल तुम बहुत बन ठन कर आए हो, जिस प्रकार से गांव में शहर का कोई मेहमान आ जाता है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अब निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। विष का है जहर हलाहल, सागर का है समुद्र जलधि, मानव का है मनुष्य मनुज, हार का है पराजय और असफलता। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल का है समय और मौत। अब निम्नलिखित शब्दों को 2 अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। कर का है, कर का मतलब हाथ भी होता है और शुल्क भी होता है, जैसे जो हम लोग टैक्स देते हैं उसको भी कर कहते हैं। हार है, हार का अर्थ माला भी होता है और पराजय भी होता है। ये तो हो गए इनके 2-2 अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। अब वाक्य आप लोग स्वयं बना लीजिएगा। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नाव को खेने वाला नाविक, समुद्री लहरों का चढ़ाव ज्वार, जब लहरें ऊपर की ओर उठती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो असीम, नाव चलाने की लकड़ी पतवार चंपू भी कहते हैं। तीव्र गति से चलने वाली हवा आंधी अंधड़। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको कॉपी में ठीक से कर लीजिएगा और निबंधात्मक प्रश्न हम आपको बाद में भेज देंगे। जय गुरुदेव।